इस तरह से सही है। तो हम राजस्थान जीके की बात करेंगे और राजस्थान जीके में जो हमारा इतिहास का पार्ट है हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और समझना, अगर हम राजस्थान इतिहास की बात करें और हम भारत के इतिहास की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास का ही पार्ट है हमारा राजस्थान का इतिहास, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जब हम राजस्थान लेवल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो राजस्थान का जो जीके वाला पार्ट है, राजस्थान का इतिहास वाला पार्ट है, तो इसे उसमें हमारे सिलेबस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर इसमें क्या किया जाता है, भारत का इतिहास का पार्ट तो ये है ही, लेकिन जब हम राजस्थान में स्पेशली से पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा इसकी गहराई में जाना होता है, ठीक है ना। यूं तो हम महाराणा प्रताप को भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, उसे हम इतनी गहराई से नहीं पढ़ते जितना हम राजस्थान की जीके में या राजस्थान के इतिहास में उसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना है, ठीक है ना। हम इतिहास की बात करें, यूं तो हम एक कंपटीशन लेवल पे हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि भाई हम पास हो जाएं या हमारे अच्छे नंबर आ जाए, लेकिन अगर देखा जाए कंपटीशन को अगर एक साइड में रख दिया जाए तो भी इतिहास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमें अपना अतीत के बारे में पता चलता है, हमें अपने सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, हमें अपने वीर शासकों के बारे में पता चलता है, हमें जाति धर्म हर चीज के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो इतिहास से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। और जो ये वर्तमान चल रहा है, इससे पहले क्या, चाहे 10 साल का हो चाहे 10,000 साल पहले का हो, जो बीत चुका है वे सारा का सारा इतिहास में ही आता है, ठीक है ना। और उसी इतिहास में हमारा स्थल जो राजस्थान में आता है, एक स्थल है हमारा काली बंगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां से हमारा राजस्थान का जीके बोल सकते हैं हम राजस्थान का इतिहास बोल सकते हैं, जहां से हमारा प्रारंभ होता है। यूं तो हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है, ठीक है ना। कालीबंगा किसका स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। लेकिन हम जब जीके की राजस्थान इतिहास की बात करते हैं तो जितने हड़प्पा सभ्यता के स्थल भारत में 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और हमारे राजस्थान से एक प्राप्त होता है, वो कौन सा है, काली बंगा, ठीक है ना। और हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सा पढ़ना है, काली बंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, भारत का ही इतिहास का पार्ट है, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसी का भाग है काली बंगा, लेकिन हमारे राजस्थान लेवल पे हमें अब उसको पढ़ना है, ठीक है ना। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, थोड़ा सा इसको भारत लेवल पर भी हम इसे समझ लेते हैं। हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो एक स्थल है हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब से प्राप्त होता है। सबसे पहले खोज 1826 में उसी की गई और सबसे पहले खुदाई 1921 में उसी की गई। समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार सबसे पहले खोज और खुदाई कालीबंगा की गई थी, इसलिए उस पूरी सभ्यता का नाम, नहीं हड़प्पा की गई थी, इसलिए उस पूरी सभ्यता का नाम क्या रख दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता रख दिया जाए, और उसी का भाग है ये हमारा कालीबंगा। भारत में ये 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं, राजस्थान है, पंजाब है, इसके बाद महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, और एक स्थल है हमारा इसके बाद ये है गुजरात, जिसमें सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं स्थल, ठीक है। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, काली बंगा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमें थोड़ा समझना है, हर जगह से हमें टीले प्राप्त होते हैं। ये जमीन है, जमीन से जो उभरा हुआ जो भाग होता है इसको बोलते हैं टीला बोलते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा से भी हमें एक टीला प्राप्त होता है, जिसे जमीन से उभरा हुआ उठा हुआ जो भाग है, ठीक है। अब हम इस टीले की बात करें, इस टीले की जो खोज की गई थी, इस टीले की जो खोज की गई थी वे 1952 में की गई थी। और किसने की थी इसकी खोज, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना, अमलानंद घोष ने। यहां तक इसकी खोज हो गई। और एक बात समझना, इसको खोज तो इसको जो वहां पर भेड़ बकरियां चराते थे उन्होंने भी इसको खोज लिया होगा, ठीक है ना।
लेकिन जब किसी बड़े व्यक्ति की उस पर नजर पड़ती है तो इतिहास हमारा वहां से प्रारंभ होता है। यूं तो महाराणा प्रताप के समय और भी बहुत से लोग थे, लेकिन जो महान होता है, जिसने कुछ काम किए हैं, जो बड़ा होता है, तो इतिहास में उल्लेख उसी का किया जाता है। इसीलिए जो खोज जो मानी जाती है, वे अमलानंद घोष से इसकी खोज मानी जाती है 1952 से, ठीक है ना। अब इसको खोज लिया गया है। इसके बाद हम बात करें, इसे 1961 और इसे 62 में अब इसकी क्या की जाएगी, खुदाई की जाएगी, ठीक है, इसकी खुदाई की जाएगी। खुदाई इसकी बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी क्या की, खुदाई की थी, ठीक है। अब इसकी खुदाई कर ली गई है, अब इसे खोद लिया गया है, ठीक है। इसमें खुदाई में भी क्या किया जाता है, खुदाई दो प्रकार से की जाती है। एक को बोलते हैं लंबवत खुदाई, लंबवत, और एक होती है क्षैतिज खुदाई। जो लंबवत खुदाई की जाती है वो एक लंबे एरिया में की जाती है, ज्यादा क्षेत्रफल उसका नहीं होता, क्षैतिज में ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब तक ये बंद है, जब तक हमें इसका पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आप एक यहां पर थोड़ा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा है, जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कैसी इसकी सोच है, क्या है क्या नहीं है। जब जैसे जैसे वो मुंह खोलना प्रारंभ करता है तो हमें उसकी सोच के बारे में पता चलता है, उसके संस्कारों के बारे में पता चलता है। अब जब इसे खुदाई अब इसकी की जा रही है 1961-62 में, तो इसकी खुदाई से इसे इसके 5 स्तर प्राप्त होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। कितने स्तर प्राप्त होते हैं, 5 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब समझना, जो ये पहला स्तर है, यहां पर लोगों ने निवास किया, वो बस्ती उजड़ गई भूकंप के कारण। सबसे ज्यादा यहां से जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो भूकंप का होता है, ठीक है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। पहली बस्ती उजड़ जाती है, 200, 300, 400, 500 वर्ष बाद लोग फिर इधर उधर से आते हैं, फिर वो इसके खंडर पर फिर निवास कर लेते हैं, दूसरी बस्ती बन जाती है। फिर कुछ समय बाद वो दूसरी बस्ती भी नष्ट हो जाती है। इस तरीके से ये कालीबंगा 5 बार बसा और 5 बार उजड़ गया। कितनी बार बसा था, 5 बार, और 5 बार ये उजड़ जाता है, ठीक है ना। अब आप समझना, कालीबंगा, ठीक है, ये जो ये हमारा जो स्थल है, ये सबसे पहले तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, हनुमानगढ़ जिला। और ये है घग्गर नदी पर, प्राचीन सरस्वती नदी पर, ठीक है। अब एक बात समझना, इतिहास कभी रटने का नहीं होता है, बड़ा सिंपल होता है। अगर हम मानचित्र उठा के देखें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये दोनों जो जिले हैं, ये पंजाब के टच में पड़ते हैं, ठीक है ना। और पंजाब के टच में पड़ते हैं तो यहाँ पर उस क्षेत्र की बोली का भी प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर पंजाबी बोली बोली जाती है। और हमारे राजस्थान में एक पंजाबी उर्दू शिक्षकों की भर्तियां भी निकलती हैं, तो इधर पंजाबी पंजाबी पढ़ाई भी जाती है स्कूलों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब कौन सी भाषा बोली जाएगी, पंजाबी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, तो पंजाबी भाषा में उसका अर्थ होता है काली बंगा। तो जो ये नाम है, ये हमारा काली बंगा नाम है, ये कौन सी भाषा का है, पंजाब भाषा। क्लियर हो गए ना, क्योंकि उसके टच में पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब समझना, अब इसकी जैसे जैसे खुदाई की जाएगी, जो जो चीजें प्राप्त होगी, उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे। हम इसे हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्राक हड़प्पा, एक है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, एक है हड़प्पा, हड़प्पा, ठीक है ना। एक है उत्तर हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। जो ये प्राक हड़प्पा है, इसका समय माना जाता है 3500 से 2600 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। और इसका समय माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है, ठीक है ना। और उत्तर हड़प्पा का जो समय माना जाता है, वे 1900 से इसका समय 1300 ईसा पूर्व के लगभग मान लिया जाता है, ठीक है। प्राक, प्राक का अर्थ है हड़प्पा से भी पहले, ठीक है ना। देखो प्रश्नों का थोड़ा आजकल थोड़ा तरीका बदलेगा प्रश्नों का काफी। प्राक हड़प्पा का अर्थ है हड़प्पा से भी पहले का।
और हड़प्पा का अर्थ है हड़प्पा के समय का, उत्तर हड़प्पा का अर्थ है हड़प्पा के बाद का। यहां से हमारे कालीबंगा से हमें ये तीनों संस्कृति प्राप्त होती है। अगर पूछ लिया जाए तीनों समय से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है, तो हमारा कालीबंगा तीनों से जुड़ा हुआ है। प्राग से भी जुड़ा हुआ है, हड़प्पा से भी जुड़ा हुआ है और उत्तर हड़प्पा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर भी आप समझना, एक और ये दो, एक और ये दो, ये जो दो स्तर हैं, पहला और दूसरा है, ये कब का है? प्राग हड़प्पा का है। ये पहला और दूसरा नंबर का जो स्तर है, जो बस्ती है नीचे नीचे की, सबसे पहले भाई यही तो नष्ट होगी, तभी तो दूसरी बसेगी। ठीक है ना? तो जो ये पहला और जो दूसरा है, ये दोनों प्राक हड़प्पा के हैं। हड़प्पा से भी कब के हैं? पहले के हैं। ठीक है, अब यही से, इस एक और दो नंबर से समझना, यहीं से क्या प्राप्त होता है? यहीं से एक जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, इस तरीके से। बस समझने पे ध्यान देना है, और से ही याद हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं होता इतिहास, बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, एक इस तरीके से खेत जुता हुआ मिलता है, इस तरीके से। और एक बात और ये है, अपन गांव से होते हैं तो सबसे अच्छी तरह हम उससे समझ सकते हैं, क्योंकि हम खेती भी जानते हैं, हमें पता है रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की कब बोई जाती है और कैसे कैसे बोई जाती है, उस सारी चीज को हम जानते हैं। ठीक है, ये खेत का कौन कहां से प्राप्त होता है? यहां से। तो कब का हो गया ये खेत? प्राक हड़प्पा के समय का। कब का हो गया? प्राक हड़प्पा के समय का हो गया। ठीक है, यहां तक हो गई क्लियर बात। अब आप समझना, इन्हें नोटिस करना, जो ये हलाई है, ये और ये, इसके बीच में दूरी है 190 सेंटीमीटर की, इसके बीच में। ठीक है ना, उत्तर से। और जो ये दक्षिण वाली है, इसके बीच में दूरी है 190 सेंटीमीटर। और जो ये वाली है, ये वाली, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऐसे दूरी है इसके अंदर। अब जो इतिहासकार होता है ना, इतिहासकार सबसे पहले साक्ष्य देखता है। ठीक है, साक्ष्यों के आधार पर ही पता लगाता है इतिहासकार। ठीक है, और सबसे जो कठोर जो तथ्य माने जाते हैं वो साक्ष्य और स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब इतिहासकार ने देखा कि एक खेत इस तरीके से जुता हुआ है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण जो ये हलाई है, इसके बीच में 190 सेंटीमीटर की दूरी है, और इसके बीच में है 30 सेंटीमीटर की दूरी। अब इतिहासकार ने अनुमान लगाया, अगर इसमें एक ही फसल बोई जानी थी, तो इस खेत को एक तरीके से ही जोत देते, चाहे उत्तर से दक्षिण चाहे पूरब से पश्चिम, इसे एक तरीके से ही जोत देते, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से। अब उसने अनुमान लगाया, इस खेत में दो फसलें बोई जाती थी। कितनी बोई जाती थी? दो। जिसकी दूरी 190 सेंटीमीटर की है, इसमें सरसों बोई जाती थी। क्या बोई जाती थी? सरसों बोई जाती थी। ठीक है ना, जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर की है, इसमें चने या इसमें जौ बोए जाते थे। क्या बोए जाते थे? चने या जौ बोए जाते थे। एक इधर से फसल ले ली और एक इधर से ले ली, दोनों को मिलाकर हो गई दोहरी खेती। हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दोहरी खेती कह सकते हैं। एकमात्र हमें जुता हुआ जो खेत प्राप्त होता है वो कालीबंगा से होता है, और एक खेत में दो फसल बोने की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। इस तरीके से खेत जुता हुआ है। अब इसको साइड में रख दें अपन। आज भी हम जो सरसों का जो खेत होता है, उसमें चने भी होते हैं गाँव में, आज भी बहुत से खेतों में चने के खेत में थोड़ी सरसों भी डाल देते हैं। ठीक है ना, ये होता है। और सरसों को, जो सरसों को हम बोते हैं तो दूरी दूरी पर बोते हैं। अगर सरसों को पास बोए तो उसकी फलियां कमजोर आ जाती हैं, देखा है गांव में हमने, बिल्कुल। ठीक है ना, और सरसों को हम जौ के खेत, गेहूं के खेत में भी हम कुछ सरसों डाल देते हैं, और बाद में जब खेत को पानी देते रहते हैं, तो जो रोटी लेकर अपने लेडी जाती हैं अधिकांश खेतों पर, तो वो चारे के लिए उस सरसों को उपाड़ने का काम कर लेती है, वो पानी देता रहता है। ऐसे भी गाँव में चलता है आज भी। कहने का मतलब ये है, इतिहास को समझना है तो आप वर्तमान को समझ लो, इतिहास को आप आसानी से समझ जाओ। जो वर्तमान में जो हो रहा है, वैसा ही कुछ हद तक पहले था। पहले ऐसा नहीं था कि चार हाथ होते थे, पहले नहीं, दो ही हाथ होते थे। ठीक है ना, ऐसा ही था सारा सिस्टम। ठीक है ना, तो ये खेत है, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस तरीके से ये है। और यहां से एक क्या प्राप्त होती है? एक यहां से खोपड़ी प्राप्त होती है, इस तरीके से खोपड़ी है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इसमें खोपड़ी में कितने छेद हैं? छह छेद है। ठीक है ना, छह छेद है, छह छेद है। अब समझना, जो साक्ष्य होते हैं वो खुद नहीं बोलते,
उन्हें बुलाने का काम करते हैं इतिहासकार। कौन करते हैं उन्हें बुलाने का काम? इतिहासकार होते हैं, ठीक है ना। साक्ष्य मूक होते हैं, ये खुद नहीं बोल रहा, खेत भी खुद नहीं बोल रहा, इसको भी व्याख्या किसने की है? इतिहासकार ने की है, ठीक है ना। अब यहां पर जब इस खेत इस खोपड़ी से 6 छेद प्राप्त होते हैं, अब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, भाई अगर किसी की लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो वो क्या करेगा? किसी में लठ मारेगा, सीधा पूरे सिर को ही फाड़ेगा वो, ठीक है ना। हाँ, वो पूरा फाड़ेगा सिर को। और इसमें क्या है, इसमें तरीके से कर रखे हैं, 1 छेद, 2 छेद, 3, 4, 5, 6 गोल गोल कर रखे हैं तरीके से, ठीक है ना। अब इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, तो उस समय क्या किया गया होगा? गोल गोल जो छेद हैं, तो खोपड़ी को क्या किया गया होगा? खोला गया होगा, ऑपरेशन किया गया होगा। तो इससे किसकी जानकारी मिल रही है? शल्य चिकित्सा की, ऑपरेशन की जानकारी मिल रही है, शल्य चिकित्सा की, शल्य चिकित्सा की। कहने का मतलब यह है, जैसी हमें चीजें प्राप्त होंगी वैसी ही हमें व्याख्या करना है। एक यहां से क्या प्राप्त होती है? एक कब्र है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कब्र है, और इस कब्र में पुरुष और एक स्त्री को दफनाया गया है, एक ही कब्र में, ठीक है। एक ही कब्र में पुरुष और एक स्त्री को दफनाया गया है, ठीक है। अब इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं युगल समाधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युगल समाधि। युगल का अर्थ होता है, युगल समाधि, युगल का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है, ठीक है। अब इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया? भाई जिस दिन पति की मृत्यु हुई हो, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, भाई जिस दिन पति की मृत्यु हुई हो, उस दिन जरूरी नहीं कि उस दिन स्त्री की भी मृत्यु हुई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसे जो, और पति पत्नी आपने देखा होगा, पति पत्नी कभी एक साथ खुदकुशी नहीं करते, कभी आत्महत्या पति पत्नी नहीं करते। हाँ, प्रेमी प्रेमिका जरूर कर लेते हैं, वो भी थोड़ा उम्र का थोड़ा औसा होता है, फिर बाद में शादी के बाद सच्चाई पता चल जाती है, ठीक है ना। तो पति पत्नी बहुत ही कम केस में पति पत्नी आत्महत्या करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, इसको इतिहासकारों ने किससे जोड़ दिया? सती प्रथा से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? सती प्रथा से जोड़ दिया। अब हम बात करें सती प्रथा के भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे, सती प्रथा के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद यहां से सती प्रथा में क्या किया जाता है, सती प्रथा का थोड़ा हम और इतिहास को भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। यहां से तो हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। यह होता क्या है, जो पुरुष होता है, पुरुष के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी बात यह भी आती है कि पत्नी अपने पति के साथ अपनी इच्छा के अनुसार दाह संस्कार या जल जाती थी, सती हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है ना। हाँ, एकाध पत्नी होगी जो अपनी पति के साथ जल सकती है, ठीक है ना, वरना बाकी बाकी को क्या किया जाता था? कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जाता था, ठीक है ना, ऐसा बताया जाता है। इसके बारे में अल बरूनी ने बहुत अच्छा उल्लेख किया है किताबुल हिंद में। कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, ठीक है ना, तो वो लेडीज हंसती है, कभी रोती है, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से वहां तक ले जाया जाता है। बाद में उसके हाथ पैरों को उसको बांध दिया जाता है, चिता के ऊपर उसे लेटा दिया जाता है, ठीक है ना। और आसपास क्या किया जाता है? ढोलक नगाड़े आसपास बजाए जाते हैं तेज आवाज से, और जब जान निकलती है, जब चीखती है, जब जलती है स्त्री, औरत जलती है, तो उनकी ढोलक नगाड़ों की आवाज को और तेज कर दिया जाता है, ठीक है ना, और तेज उसकी आवाज को कर दिया जाता है, और उसके बाद वो वहीं पर बेचारी जल जाती है, ठीक है। अगर आपको वर्तमान, पहले ये सती प्रथा को समझो, आज समझ लो, आज अपने पति के साथ कितनी औरतें हैं जो जलने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। वही बात है, सारी बातें वहीं पर आ जाती है, ठीक है, सारी बातें वहीं पर आ जाती है। तो सती प्रथा के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। और थोड़ा अगर हम सती प्रथा की एक बात और थोड़ी सी और भी हम बात करें, ये तो क्या प्राप्त हो रहा है? साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, क्या है? और एक होता है स्रोत। स्रोत किसे बोलते हैं? लिखा हुआ, ठीक है। सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ जो स्रोत प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है एरन अभिलेख। कौन सा प्राप्त होता है? एरन अभिलेख, ठीक है। ये एरन अभिलेख है सागर जिला मध्य प्रदेश में। इस समय शासक था भानुगुप्त। कौन था? भानुगुप्त था शासक, गुप्त शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक सेना नायक था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं, और बाद में उसकी पत्नी को उसके साथ सती कर दिया जाता है, ठीक है ना।
लेख यहां से है, साक्ष्य कालीबंगा से है। अब थोड़ी और हम इसकी लास्ट तक चलें, और बाद में इस सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी, वे लगाई गई थी 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। इस पर रोक लगाई गई थी एक्ट 17 के तहत। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी अधिनियम 17 के तहत। क्योंकि आजकल थोड़ा ये तो पता होता है कि विलियम बेंटिंग ने इस पर रोक लगाई थी, तो अब थोड़ा वर्तमान कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमें इन एक्ट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अधिनियम 17 के तहत इस पर रोक लगाई थी। तो यहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे बात करें, यहां से अग्निकुंड के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? अग्निकुंड। ठीक है, ये अग्निकुंड, यहां पर कुछ आग के कुछ छोटे छोटे से कुंड बने हुए हैं, 7 के लगभग हैं। ठीक है, उसमें छोटी छोटी सी हड्डियां भी पड़ी हुई हैं, जिससे जानकारी प्राप्त होती है अग्निकुंड से कि यहां पर क्या किया जाता था? हवन किया जाता था। क्या किया जाता था? हवन किया जाता था। हवन के बारे में भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, जो ऊंट है, यहां पर आप रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है साहब, ये बिल्कुल यहां से सिंपल है। ऊंट के भी जो साक्ष्य, जो हड्डियां प्राप्त होती हैं, वो कालीबंगा से ऊंट की भी हड्डियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। तो ऊंट के बारे में भी यहां से जानकारी प्राप्त होती है कालीबंगा से। ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद बात करें, यहां से बेल नकार। बेल नकार, बेल नकार का अर्थ होता है बेलन के आकार वाले। बेल नकार यहां से मोहरे प्राप्त होती है। मोहरे, बेल नकार मोहरे यहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना। और एक जो सबसे अपवाद जो चीज होती है, परीक्षा में अक्सर वो पूछी जाती है, जो सब में सेम होता है, ऐसा बहुत कम पूछा जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जितनी भी मोहरे मिलती हैं, वो सारी की सारी वर्गाकार है। एकमात्र ये कालीबंगा स्थल है जहां की जो मोहरे हैं वो बेलन के आकार वाली हैं। ठीक है। अगली बात है, यहाँ के जो मकान थे, वो मकान कच्ची ईंटों के थे। किसके किसके थे? कच्ची ईंटों के। ठीक है ना। एक बात समझना, आप रटने का नहीं होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, बहुत से स्थल हैं। वहां के जितने भी मकान थे, वो मकान पक्की ईंटों के थे। और कालीबंगा के कैसे थे? कच्ची ईंटों के। इसलिए कालीबंगा को एक दीनहीन, या हम कहें एक गरीब बस्ती मानी जाता है, क्योंकि कच्चे मकान है। और आज भी कच्चे जिसके मकान होते हैं, वो गरीब लोग मानते हैं। कहने का मतलब है, इतिहास को आप वर्तमान से कनेक्ट कीजिए, तो बिल्कुल सिंपल है, रटने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, इसके नगर नियोजन की हम बात करें। जो इसके नगर हैं, वो कैसे बटे हुए हैं, कितने भागों में बटे हुए हैं। ठीक है। नगर नियोजन, नगर नियोजन समझना, एक पूर्व, एक इधर की तरफ है पश्चिम। ठीक है। पूर्व और पश्चिम। ठीक। नगर कितने भागों में बटे हुए हैं? 2 भाग। ठीक है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। पूर्व है, यहां पर आम जनता निवास करती है, आम जनता। और यहां पर कौन निवास करता है? शासक। यहां पर कौन निवास करता है? शासक। यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा सा, अब आप आमेर का किला देखा है कभी किसी ने? आमेर, एक तो आमेर का किला है, ठीक है ना, आमेर का दुर्ग है, ठीक है ना, जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है। और एक आमेर है, ठीक है ना, आमेर जहां पर आम जनता निवास करती है। आम जनता जो निवास करती है, वो नीची जगह पर निवास करती है। शासक जो निवास करता है, शासक ऊंचाई पर निवास करता है। ठीक है। किसी भी दुर्ग को आप देख लो, चाहे आमेर के को देखो, चाहे चित्तौड़ को देखो,
चाहे कोई से भी दुर्ग को देख लो, ये सब दुर्ग ऊंचाई पर बने हुए हैं, ठीक है। शासक का जो दुर्ग है ये ऊंचाई पर है, जो आम जनता है वो नीचाई पर निवास करती है, ठीक है। अब आगे समझना, हम इस कालीबंगा की बात कर रहे हैं। कालीबंगा आज से 5 से 6 हजार ईसा पूर्व के लगभग की पुरानी है, ठीक है। अब उस समय जो धन के रूप में काम में लेते थे वो पशु हुआ करते थे, गाय है, भैंस है, ठीक है। पशु होते थे जो धन के रूप में काम में लिए जाते थे, ठीक है ना। अब समझना, अब जो शासक है वो करेगा क्या, लुटेरों से अपने नगर की और जो दूसरा आक्रमणकारी होगा उससे अपनी दुर्ग की रक्षा करने के लिए इनकी क्या कराएगा, चार दीवारी कराएगा। क्या कराएगा, चार दीवारी। तो एक तो यह है, इसकी अलग चार दीवारी कर रखी है, चार दीवारी, चार दीवारी, या हम कह सकते हैं दुर्ग बंदी, ठीक है ना। और जो शासक का जो दुर्ग है इसकी भी शासक क्या कराएगा, चार दीवारी। अलग अलग इनकी क्या करा रखी है, चार दीवारी, एक में नहीं करा रखी, अलग अलग परकोटे के अंदर इनकी चार दीवारी कराई गई है, ठीक है ना। ये तो बहुत पुराना चला गया। आप जयपुर को ही लो, जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी, तो उस समय भी इस जयपुर को भी एक परकोटे के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए, ठीक है ना। तो इसकी क्या कर रखी है, चार दीवारी, इसकी भी अलग चार दीवारी कर रखी है और इसकी भी अलग चार दीवारी कर रखी, अलग अलग चार दीवारी कर रखी है। अब जो यहां पर जो ईंटें हैं, ईंटों का आकार और अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी। ईंटों का अनुपात, अनुपात, ईंटों का जो अनुपात है वे 4:2:1 है। अब ये कैसे है समझना, 10 सेंटीमीटर कोई ईंट लंबी है, 5 सेंटीमीटर ईंट चौड़ी है और उसकी 2.5 सेंटीमीटर की उसकी खड़ाई है, ठीक है ना। इस तरीके से ईंटों का आकार था जिससे मकान तैयार किए गए थे। और वर्तमान में भी हम ईंटों की बात करें तो आज भी जो हमारी ईंटें हैं वो 9 इंच के लगभग होती है, ठीक है ना, 9 इंच के लगभग होती है। और उनकी अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो 4.5 4.25 के लगभग होती है, उसकी खड़ाई की बात करें तो 2 2.25 कुछ ऐसे ही होती है। जैसे आज आकार चला आ रहा है वैसे ही आकार कालीबंगा के समय ईंटों का था, जो अनुपात था 4:2:1 था, ठीक है। इसके बाद जो मकान है, ये मकान है, यहां पर मुख्य सड़क जा रही है सामने। मकानों के जो दरवाजे थे वो इस मुख्य सड़क पर ना खुलकर कहां खुलते थे, वो पीछे की ओर खुलते थे। कहां पर खुलते थे, पीछे की ओर मकानों के दरवाजे खुलते थे, ठीक है ना। इस पीछे की ओर मकानों के दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, ठीक है, ऐसे था। और आज अगर हम बात करें गांव में, अगर आप पुराने, बहुत ज्यादा जो पुराने मकान हो उनको भी आप देखोगे तो जो मुख्य सड़क होती है उधर की तरफ दरवाजे नहीं रखते थे पहले वाले लोग, ठीक है ना। वो ये भी मानते थे कि अपने घर की बहन बेटियां किसी को दिखाई ना दे, अदब के साथ थोड़ा उसको उस तरीके से रखते थे, ठीक है ना, मकानों के दरवाजे को भी। और आजकल तो हम दिखाते ही हैं, थोड़ा बनाते हैं, चाहे नींव कैसी भी हो, लेकिन कंगूरे हम सबसे अच्छे लगाते हैं, दिखाते हैं कि बाप फला का मकान है, ठीक है ना, उस तरीके से। थोड़ा आज अलग है, पहला अलग था, ठीक है। इस ये इस तरीके से है। दरवाजे कहां पर खुल रहे हैं, पीछे की ओर, गली में दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। जो सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरी सड़क को कहां पर काटती है, समकोण पर काटती है। कहां पर काटती है, समकोण पर एक दूसरे सड़क को काटती है, ठीक है। एक बात आप यहां पर यह भी समझना, यहां पर ऐसा कोई भी भट्टा या हम कहें ईंटों को पकाने का यहां पर ऐसा कोई भी चीज प्राप्त नहीं हुई जिससे ईंटों को पकाया जाता था। इसलिए कहा जाता है यहाँ की ईंटों को धूप में सुखाकर ही मकान तैयार किया जाता था। लकड़ियां, जैसे दीवारों की तरफ लकड़ियां भी लगा देते थे और फिर बाद में उन लकड़ियों का लेप कर देते थे मिट्टी और गोबर से, ठीक है। इस तरीके से भी यहाँ पर मकान तैयार किए जाते थे, ठीक है। ये हो गया इसका नगर नियोजन। दो भागों में बटा हुआ है, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में आम जनता निवास करती है। आम तो आम होती है, जैसे अपन भी आम में आते हैं, ठीक है ना। रास्ता भी देखा होगा, आमों के लिए बहुत सी जगह खुली हुई नहीं होती। ये आम रास्ता नहीं है, रास्ते पर काफी जगह लिखा रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पश्चिम में दुर्ग है जहां पर शासक निवास करता था।
और ये दुर्ग एक ऊंची जगह पर बना हुआ है। शासक ने सुरक्षा की दृष्टि से इनकी क्या कर रखी है, अलग अलग इनकी चार दीवारी की गई है। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। और, और जो सड़कें हैं उसका जो दरवाजा था मकानों का वो पीछे की ओर खुलता है और सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, ठीक है ना। और अगर हम चिनाई की भी और थोड़ी गहराई में बात करें, जैसे वर्तमान में जो चिनाई की जाती है, जैसे ये ईंट है, दीवार पर इस तरीके से रखी जाती है, बीच में थोड़ा मसाला भी दिया जाता है और बाद में इस ज्वाइंट को काटने के लिए ईंट रखी जाती है, जैसे वर्तमान में किया जाता है। इसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। ऐसे ही मकान यहां पर भी बनाए जाते थे, ठीक है ना। और ये जो नगर नियोजन है ये कालीबंगा का भी वैसा ही है। जब आप इंडियन लेवल पर हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो वहां का भी नगर नियोजन ऐसा ही है, दो भागों में ही बटे हुए हैं। हड़प्पा भी दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, अब बात आती है लिपि की, बात आती है कि यहाँ की लिपि कैसी थी। लिपि आप समझते हैं ना, जिसे हम लिख रहे हैं ये लिपि है। अब यहाँ की लिपि कैसी थी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लिपि, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लिपि की बात करें। लिपि एक होती है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। एक होती है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। दो लिपि होती है, ठीक है। पहले तो हम लिपियों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। जो ब्राह्मी लिपि होती है इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसे हम हिंदी को लिखते हैं। ये कौन सी लिपि में आ गई, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है ना। इसके बाद खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें उर्दू और हम अरबी की बात करें इस तरीके से, ठीक है ना। ये दो लिपियां, ठीक है। क्योंकि ये हमारी एक बेसिक जानकारी हो गई लिपियों के बारे में। और हमें कौन सी लिपि जाननी है, कालीबंगा की लिपि जाननी है, ठीक है ना। अब आप भी बताएं, जो शुरुआत का जो अक्षर लिखा जाएगा, समझना, शुरुआत की जो पंक्ति लिखी जाएगी इस तरीके से लिखी जाएगी। कौन सी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, ठीक है। कौन सी लिपि हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, ठीक है। पहले हम आधार समझ लें तो उसके बाद आसानी से हर चीज समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पंक्ति लिखी जा रही है पहली, तो खरोष्टी लिपि हो गई, ठीक है। अगर ये सभी पंक्तियां इसी तरीके से लिखी जाती तो किसी भी इतिहासकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम अब यहां से आगे होती है, ठीक है। पहली पंक्ति तो इस तरीके से हो गई, इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है वो इस तरीके से लिखी जा रही है। तो ये कौन सी लिपि हो गई, ब्राह्मी। ये ब्राह्मी समझना थोड़ा, शुरुआत खरोष्टी में है, इसके बाद तुरंत इस तरीके से लिखी जा रही है अगली पंक्ति ब्राह्मी में, ठीक है। उल्टा सुल्टा हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर इतिहासकारों ने क्या माना इसे, इतिहासकारों ने इसे बूस्ट्रोफेडन लिपि कहा है। क्या कहा है, बूस्ट्रोफेडन लिपि, बूस्ट्रोफेडन लिपि, ठीक है ना। ये थोड़ा अंग्रेजी में है, थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है नाम, ठीक है ना। तो हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा आपको अलग तरीके का लगेगा। इसका नाम क्या बता दिया, बूस्ट्रोफेडन, ठीक है ना। और जिसे हिंदी में बोलते हैं गोमूत्रिका लिपि, गोमूत्रिका लिपि क्या बोलते हैं, गोमूत्रिका लिपि, ठीक है ना। अब यहां पर भी रटने का नहीं है। जब गाय पेशाब करती है तो एक धार पहले लंबी दूर जाती है, फिर पास में आ जाती है, फिर एक बार फिर थोड़ा बीच में छलांग मार देती है, ठीक है ना। तो वैसी ही यहां पर लिपि लिखी जा रही है। ऐसे ही यहां पर ये लिपि है, शुरुआत इस तरीके से की जा रही है, फिर इसके बाद ये कौन सी लिपि बोल रहे हैं, बूस्ट्रो फेडन लिपि, जैसे हिंदी में गोमूत्रिका लिपि, ठीक है ना। आप समझना, इस लिपि में 400 के लगभग अक्षर हैं, अक्षर, ठीक है ना, अक्षर कितने हैं, 400 के लगभग हैं, ठीक है। अब यहां पर आप समझना, इसमें जो हैं इसमें क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं इस लिपि पर, चित्र बने हुए। इसलिए कालीबंगा की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, चित्रात्मक, चित्रात्मक
लिपि कहा जाएगा, ठीक है ना, चित्रात्मक लिपि कहा जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी चित्रात्मक ही है क्योंकि उसी का स्थल है कालीबंगा, ठीक है ना। ये चित्रात्मक लिपि है जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है कि जो जीव हैं, अगर चित्र भी बने हुए हैं तो जीवों में सबसे ज्यादा चित्र किसके बने हुए हैं, उस चीज के बारे में भी हमें समझना है, ठीक है। जब हम जीवों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं जीवों में वो किसके बने हुए हैं, मछली के बने हुए, ठीक है ना। किसके बने हुए हैं, मछली के बने हुए हैं, ठीक है ना। अब हम यहां पर बात करें आकार की, हम बात करें किसकी बात करें, आकार की। तो सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं वो यू आकार के बने हुए हैं। अभी तक किसी भी इतिहासकार को इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, ठीक है ना। अभी तक किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, ठीक है ना। इतिहास जो है, इतिहास को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राग्ञ इतिहास, आप भी अंदाजा लगाइए ये कौन सा इतिहास में आएगा। एक होता है प्राग्ञ इतिहास, एक होता है आग इतिहास, और एक होता है इतिहास। एक क्या होता है, इतिहास, ठीक है ना। प्राग्ञ इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिस समय की हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं होती, केवल पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं प्राग्ञ इतिहास। पत्थर के, जिसे हम कहते हैं पाषाण कहते हैं, इसमें कौन सा काल आ जाता है, पाषाण, ठीक है ना। आगे समझना। आग इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिसमें लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। इतिहास उसे बोलते हैं जिसकी हमें लिपि भी प्राप्त हुई है और उस लिपि को पढ़ा भी जा रहा है, वो होता है इतिहास। भारत का जो इतिहास है ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय से लिखित प्रारंभ होता है, जिसे हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। और वर्तमान समय कौन सा समय है, इतिहास का समय है, क्योंकि हमें लिखा हुआ भी प्राप्त हो रहा है और हम उसे पढ़ भी रहे हैं। कोई हमें व्हाट्सएप पर या XYZ कहीं पर भी हमें मैसेज कर रहा है और हम उस मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं और दूसरा बंदा उसे वैसा ही समझ रहा है, वो इतिहास ही है। क्या है, इतिहास का समय ही है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, यहां पर जो हमें लिपि प्राप्त हुई है, लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो कौन से इतिहास में हम इसे कालीबंगा को शामिल करेंगे, किसमें करेंगे, आग इतिहास में। क्योंकि लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। अब आप यहां पर एक बात ये भी समझ लें, जिस दिन कालीबंगा या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा पढ़ा जाएगा या पढ़ा जा चुकेगा, तो उस समय हमारा इतिहास कहां से प्रारंभ हो जाएगा, कालीबंगा और हड़प्पा के समय से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। तो ये कालीबंगा किस में आ रहा है, हमारा आग इतिहास में आ रहा है, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इस तरीके की लिपि है, बूस्ट्रोफेडन लिपि है, सबसे ज्यादा इसमें चित्र बने हुए हैं, इसलिए इस लिपि को चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि कहा जाता है। और इसमें भी जीवों में सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं वे मछली के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, मछली के बने हुए हैं। और हम आकार की बात करें तो सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं वो यू आकार के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, यू आकार के चित्र बने हुए, ठीक है ना। 400 के लगभग इसमें शब्द हैं, अक्षर हैं, लेकिन अभी तक के किसी भी इतिहासकार को इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है, ठीक है ना। जिस दिन कालीबंगा या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो भारत का इतिहास काफी पीछे चला जाएगा, हड़प्पा और कालीबंगा के समय चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक ये लिपि हो गई इसके बारे में, ठीक है ना। ये लिपि कालीबंगा की भी वैसी ही है, हड़प्पा की भी वैसी ही है, उसी सभ्यता की पूरी की ही ऐसी है, ठीक है ना। उसकी लिपि सबकी ही ऐसी है, ठीक है ना। अब एक आता है समय ज्ञात करना। हम समय को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। एक हम जैसे कभी कभी हमारे कभी कभी हम सोचते भी हैं कि कितनी पुरानी है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो कितनी पुरानी है या नहीं है, क्यों है, ठीक है। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
क्या चीज भाई? अच्छा, महाभारत कौन से काल में लिखी गई है? महाभारत भाई गुप्त काल में लिखी जाती है, रामायण और महाभारत, ठीक है। गुप्त काल में, लेकिन कहानियां पहले से चली आ रही थी, लेकिन जो इसको उकेरने का, जो लिखने का काम किया गया था, वो गुप्त काल में किया गया था, ठीक। और ये मंदिर बनने भी गुप्त काल में ही प्रारंभ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होता है भाई, एक चीज ये होती है, एक होता है जो ज्ञान होता है ना, एक ज्ञान होता है मौखिक ज्ञान, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, मौखिक ज्ञान बोलते हैं जिसे। और पहले पहले जो गुरुकुलों में जो ज्ञान दिया जाता था वो मौखिक ही हुआ करता था, ठीक है ना। ये किताबें बाद में लिखना उखना तो बाद में व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो मौखिक ज्ञान का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता था, जैसा गुरु से शिष्य पढ़ता था या सुनता था, वो उसे रटता था। और रटा हुआ ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है, अगर आप नींदों में भी हैं, आंखें आपकी बंद है, तो भी आप उसे बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा अगर किसी ने रट रखा होगा तो उसको कभी भी बुलवा लो आपसे, ठीक है ना। तो मौखिक ज्ञान चला आ रहा था इतने टाइम से, ठीक है ना। और बाद में उसे गुप्त काल में उसे लिखा गया था। रामायण और महाभारत की रचना गुप्त काल में की जाती है, ठीक है ना। और ये महाकाव्य में इन्हें शामिल किया गया है, इतिहास में नहीं आते, ये महाकाव्य में आते हैं दोनों, ठीक है ना। और जो ये मंदिर मंदिर बनने भी जो प्रारंभ होते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर कोई मंदिर नहीं है, वैदिक सभ्यता में कहीं पर कोई मंदिर नहीं है, गुप्त काल में भी, उससे मौर्य काल में भी कोई मंदिर नहीं है। मंदिर बनने भी जो प्रारंभ होते हैं वो गुप्त काल में बनने प्रारंभ होते हैं, उससे पहले मंदिर नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। बाद में गुप्त काल में ही ये नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली में मंदिर बनने प्रारंभ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें समय की, हम बात करें समय, इसका समय कितना है और समय कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये है इसको हम जीव अजीव मान लेते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। इसके अंदर दो कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं? मुख्य रूप से दो, एक कार्बन 14 होता है, एक कार्बन 12 होता है, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर? समय किसी का भी याद कर लो, चाहे गणेश्वर का, आप आहड़ का, गणेश्वर का समय इसी विधि से किया जाएगा। बस आप तो पहले किसी चीज की बेसिक समझ लो, बाद में उससे आप करते रहो, ठीक है। ये है कार्बन 12, कार्बन 14 इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, जब जीव अजीव जीवित होता है तो उस समय उसमें कार्बन 12 बना रहता है, और मृत्यु के बाद भी बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता है। और अगर कोई इंसान सुख में भी वैसा ही हो, दुख में भी वैसा ही हो, तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई इसे दुख है या सुख है, क्या है इसका, ठीक है। कुछ दिखना तो चाहिए ना भाई, दुख है तो कम से कम दिखना तो चाहिए ना, हाव, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन 12 से कोई समय ज्ञात नहीं करते। अब है कार्बन 14। जब जीव अजीव जीवित होता है उस समय कार्बन 14 बना रहता है, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इस कार्बन 14 का क्या होना प्रारंभ हो जाता है? पतन होना प्रारंभ। क्या होना प्रारंभ हो जाता है? पतन होना प्रारंभ होता है। इसीलिए जो समय ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि है वो कौन सी है? कार्बन 14। इसमें यह होता है, कोई भी इतिहासकार कुछ भी बोले भाई इतने समय पुरानी है, कुछ भी बोले, वो बिल्कुल मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि कार्बन 14 के अनुसार कितनी पुरानी है। अब इस कार्बन 14 की हम बात करें, समय ज्ञात किससे कर रहे हैं? कार्बन 14 से। इस कार्बन 14 की जो खोज की थी 1946 ईस्वी में, अमेरिका के रसायन शास्त्री वी एफ लीवी ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? वी एफ लीवी ने, ठीक है ना। अब इस कार्बन 14 का, इसका समय कितना है? कार्बन 14 का समय कितना है, ठीक है ना। इसका जो अर्ध आयु है कार्बन 14 की, अर्ध आयु, ठीक है ना, इसकी अर्ध आयु है, कभी कभी तो आपने देखा होगा एग्जामों में ऊपर से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी जो अर्ध आयु है कार्बन 14 की, वे 55-68 वर्ष, ठीक है ना। अगर पूरी निकालनी हो तो 11,136 इसकी आयु आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आधी से ही काम चल जाता है, आधी भी कम नहीं है, 55-68 काफी बनती है, ठीक है ना। तो इसकी अर्ध आयु है 55-68 कार्बन 14 की। समय ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि है। और इस कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा का समय जो है, और हमें यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखना, हमें जो चलना है
हमें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के अनुसार चलना है। कल को अगर कोई आंसर गलत भी मानती है आरपीएससी, तो हम कम से कम रिट तो लगा सकें, क्योंकि वो लगाते हैं तो उसमें भी हमें जो साक्ष्य जो देने पड़ते हैं, स्रोत जो देने पड़ते हैं, फैक्ट देने पड़ते हैं, वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के ही देने पड़ते हैं, ठीक है ना। उसमें एक पीडीएफ जो भी भेजना पड़ती है, ठीक है। तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार इस कालीबंगा का जो समय है 4000 ईसा पूर्व का है। कब का है? 4000 ईसा पूर्व का है। इसीलिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का समय तो 2600 से 1900 है, लेकिन हमारे कालीबंगा का जो 1 और जो 2 नंबर का जो स्तर है, ये हड़प्पा से भी पहले का है, ठीक है ना, जहां से जुता हुआ खेत प्राप्त होता है, और ये दोनों प्राक हड़प्पा के हैं, ठीक है ना। और इसीलिए अब हम यहां पर भी बात करें तो 4000 ईसा पूर्व हड़प्पा से भी पहले चला गया ना पहले, ठीक है ना। तो ये हमारा 4000 ईसा पूर्व का है कालीबंगा, ठीक है ना। यहां तक आ गया 4000 ईसा पूर्व। समय कार्बन 14 के माध्यम से किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप तो बस इसमें उतर जाइए, कैसे किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इतिहास में हर घटना के पीछे कारण होता है। और एक बात यह भी होती है, किसी भी चीज को एक बार अच्छी तरह गहराई से समझ लो, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से आरएस या कॉलेज लेक्चर, बहुत से एग्जाम होते हैं, छोटी पोस्ट पे होते हैं, तो 1 महीना 20-25 दिन या 1.5 महीने की तैयारी करते हैं, अपनी नौकरी करते हुए भी, और फिर बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। वो क्यों पहुंचते हैं, उसके पीछे कारण यही होता है, जो उनका आधार होता है वो मजबूत होता है। तो बस आधार को मजबूत कर लो, बाकी में कोई लेना देना नहीं है। ये कालीबंगा आपके इसमें भी, आपके इस कॉम्पिटिशन में भी जुड़ा हुआ है, आरएस में भी जुड़ा हुआ है, बाकी और भी आप राजस्थान का देंगे उसमें भी जुड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है, सारा उसी का पार्ट है, ठीक है ना। इसलिए इसे आप गहराई से अच्छी तरह समझे, ठीक है ना। अब हम बात करें, ये जो हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है ना। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। यहां तक आ गया। एक राजधानी ये हो गई, एक ये हो गई, जुड़वा राजधानी हो गई, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। इसके बाद अब हमारे राजस्थान का इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा है। नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। हमारा राजस्थान का इतिहासकार का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये प्रश्न आया भी हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा अभी से पहली राजधानी कह नहीं सकता था, उससे पहले स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कह रखा है जुड़वा राजधानी। अब हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? इस कालीबंगा को तीसरी राजधानी कह दिया। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी कहा है हड़प्पा सभ्यता की। किसको? कालीबंगा को। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कालीबंगा है जो हमारा, जहां से हमारा इतिहास प्रारंभ होता है। और एक बात और समझना, एक है पाषाण काल। नाम सुना होगा कभी? पाषाण काल। हाँ, पाषाण काल, पाषाण बोलते हैं पत्थर को, ठीक है ना। तो इस समय पाषाण काल में पत्थर के औजार चलते थे, इसलिए उसे पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आएगा, हम आएंगे कालीबंगा पर आएंगे। कालीबंगा के जो औजार थे वे तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनता है कांसा, ठीक है ना। अब थोड़ा यहां पर यह भी जान लेते हैं हम, तांबे की जो मात्रा होती है वो 90% होता है, टिन की मात्रा इसमें 10% होती है, इसको मिलाकर बनता है कांसा, ठीक है। कालीबंगा से जो औजार प्राप्त हुए हैं वो कांसे के औजार प्राप्त होते हैं। किसके औजार प्राप्त होते हैं? कांसे के। इसलिए कभी पूछा जाए राजस्थान में कांस्य युगीन स्थल कौन सा है या सभ्यता कौन सी है, तो वो कालीबंगा है, ठीक है ना। कौन सी? कांस्य युगीन, कांस्य सभ्यता, कांस्य सभ्यता। क्योंकि औजार किसके चल रहे हैं? कांसे के चल रहे हैं, ठीक है ना। जब हम आहड़ की बात करेंगे, गणेश्वर है, तो वो ताम्र पाषाण है। ताम्र पाषाण में क्या होता है? पाषाण प्लस
ताम्र। तांबे के और किसके औजार चल रहे हैं? पत्थर के, तो इसलिए उसे कहते हैं ताम्र पाषाण। जो ये नाम पढ़ते हैं, चाहे कालीबंगा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे कांस्य युगीन हो, चाहे ताम्र पाषाण हो, इन नामों के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानियां होती हैं। नाम जो रखे जाते हैं वो गुणों के आधार पर रखे जाते हैं। कालीबंगा जो नाम रखा गया है वो गुणों के आधार पर रखा गया है, क्योंकि यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है, ठीक है ना। किसी का नाम पप्पू, पिंटू, चिंटू जो नाम रखे जाते हैं, पप्पू नाम का आदमी कभी आपने जिंदगी में इंटेलिजेंट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो गुणों के आधार पर नाम रखे जाते हैं, ठीक है ना। पप्पू चाय वाला, चाय वाले की थड़ियां पप्पू नाम से काफी होती है, ठीक है, लेकिन उसका नाम रखा गया है, ठीक है ना। वो किस लिए रखा गया है? गुणों के आधार पर रखा गया है, ठीक है ना। गुणों के आधार पर नाम रखा गया है। कहने का मतलब ये है, जैसे गुण होते हैं वैसे नाम होते हैं। कालीबंगा नाम इसलिए रखा गया है, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती है। एक नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही है, सिंध में स्थित है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है, ठीक है। वहां पर क्या था? एक मृतकों का टीला था, भूतों का टीला था वहां पर, जहां पर पीपल विपल पेड़ वेड़ से थे। गांव में भी होता है जहां पर पेड़, पीपल विपल के थोड़ा पेड़ ज्यादा से होते हैं, बताते हैं यार भूत वूत मिलता है वहां पर, ठीक है ना। 12 बजे 2 बजे के बीच में, दिन में भी नहीं जाना चाहिए, और सच में गर्मियों में मिल भी जाता है बहुत से को। कभी अपन सुनते भी है बूढ़े बड़ों से, और पहले बूढ़े बड़ों के तो अपन सुनते भी है कि रात भर बूढ़े की और भूत की कुश्तियां भी हुआ करती थी पहले तो। कभी भूत ऊपर, कभी वो ऊपर, ऐसा रात यूं ही कट जाती थी, सुनते हैं ना गाँव में कहानियां, ठीक। हाँ हाँ, बीड़ी पीना, फिर कभी मैं जा रहा था भी, उसने भूत ने मेरे से बीड़ी पी, चल बीड़ी पीते हैं, बीड़ी देना, मैंने दी नहीं तो मेरे चांटा मार दिया, ऐसा कुछ कुछ ऐसे चलता है, ऐसा थोड़ा सुनते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर मोहनजोदड़ो में भी क्या था? वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा थे। एक भूतों का टीला, प्रेतों का टीला था। जब उसकी खुदाई की गई थी तो उसका सिंधी भाषा में भूतों का टीला, प्रेतों का टीला का अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। ये नाम वैसे ही रखे जाते हैं, गुणों के आधार पर रखे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें जो राजस्थान जीके का जो हमारा पार्ट है इतिहास का, तो हमें कालीबंगा से इस तरीके से क्रम अनुसार उसे हमें पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल होता है इतिहास, बस थोड़ा आप थोड़ा बस दिल लगाएं, मन लगाएं, और यहाँ पर थोड़ा पढ़ें, अपने कमरे पे पढ़ें, तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। वो तो लगाना पड़ेगा भाई, देखो थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा, किताबों से भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। सारी चीजें जरूरी होती है लाइफ में, ठीक है ना। पढ़ाई के साथ भी हमें मन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है। तो टाइम हो गया कि नहीं हुआ? कितना टाइम हो गया? 2 बजे, ठीक है ना। तो आपका इस तरीके से क्रमानुसार आपको आपका चलेगा, ठीक है। क्लास लाइव चल रही है, वैसे चल रही है लाइव? चलो ठीक है फिर।